नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम बहुत सी खबरों की तह तक जाने की कोशिश करते हैं और जो कुछ देश विदेश में हो रहा है वो हम आपको नज़दीक तक वो सूचनाएं ले जाने की कोशिश करते हैं, पहुंचाने की कोशिश करते हैं जो हो सकता है आपके किसी ज़रूर काम की हों। चूँकि हम गोदी मीडिया से हटकर काम कर रहे हैं और देश के लोगों को जागरूक कर रहे हैं। बहुत से ऐसे इश्यूज़ हैं, हमारे दर्शक इस काम को एप्रिशिएट भी कर रहे हैं। अभी कुछ हफ्ते पहले हमने अहमदाबाद से सहल कुरैशी सीनियर जर्नलिस्ट से बात की थी, जिसमें उन्होंने अहमदाबाद में डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट लगा करके मुसलमानों को संपत्ति विहीन यानी प्रॉपर्टी से अलग करने की जो एक लंबी साजिश है उसका पर्दाफाश किया था। आप लोगों ने उस इंफॉर्मेशन को बहुत सराहा था, पसंद किया था और पसंद इसलिए किया था कि पूरे देश पर क्या नया खतरा आ सकता है मौजूदा हुकूमत के दौर में, उससे हमने पर्दा उठाने की कोशिश की थी। आज उससे आगे क्या कुछ हो रहा है, उस पर कानूनी कार्रवाई क्या कुछ चाराजोई क्या कुछ हो रही है और उसके अलावा भी गुजरात में गुजरात मॉडल जिसे कहा जाता है, उसमें क्या कुछ हो रहा है वो समझने के लिए सहल कुरैशी को हमने दावत दी है। उनका अब से पहले जो एपिसोड है वो 1132 है, जो हमारे मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। उस पर आप उस डिटेल में जा सकते हैं जो अब से पहले उन्होंने कही थी। सहल कुरैशी साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड में। आप बताइए कि ये जो कानून का मामला है जिसमें मुसलमानों को खास तौर पर निशाना बनाया जा रहा है, उनकी प्रॉपर्टियां खत्म करने या उन्हें ना खरीदने के हालात जो बनाए हुए हैं, उसमें अब क्या कुछ है और कोई कानूनी कार्रवाई कुछ हो रही है, कुछ चाराजोई हो रही है, वो आखिर क्या वाकई कोई सही रास्ता है, क्या कुछ है? आप बताइए, इसमें आपके पास नई सूचना, नई खबर क्या है? बहुत बहुत शुक्रिया काज़मी साहब। और मैं आपको बार बार इस बात के लिए जितनी मुबारकबाद दूं इतनी कम है, क्योंकि ये वो मुद्दे हैं, ये वो तमाम वो चीज़ें हैं जो देश की सालियत से जुड़ी हुई ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन जिस मीडिया को इस बात को उठाना चाहिए, वो मीडिया, वो बड़े बड़े पत्रकार इन मुद्दों को नहीं उठाते हैं, क्योंकि ये लोगों तक ये बातें पहुंच ही नहीं पाती है। जबकि कई बार ये होता है कि आप देखिए कुछ छोटी छोटी चीजें जो होती है, लेकिन वो बड़ा नुकसान कर देती है मुल्क का। और उन्हीं में से कुछ चीजों में से एक चीज जो हमने बताया, जिस पर हमने पहले भी जो डिस्कस किया था आपके चैनल के माध्यम से ही, इस मामले में ये हुआ है काज़मी साहब कि जब ये मामला सामने आया, डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट आपके चैनल के माध्यम से हमने जब ये मामला उठाया, काफी लोगों ने सराहा। मुझे भी काफी लोगों के कॉल आए, देश भर के अलग अलग हिस्सों से मुझे कॉल आए। मुझे लोगों ने जानना चाहा कि आप इसके बारे में हमें और थोड़ा बताइए कि क्या चीज है ये। तो जितना मेरे पास में था वो तमाम चीजें मैंने उन लोगों को बताई। अभी इसमें ये हुआ है काज़मी साहब कि जमीयत उलेमाए हिंद ने जो है वो हाई कोर्ट में, गुजरात हाई कोर्ट में इस मामले पर एक अर्जी जो है वो दाखिल की। अब काज़मी साहब देखिए, कुछ चीज ये होती है कि अगर आप किसी का विरोध कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल विरोध करना चाहिए। जो डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट, जिसे अशांत धारा कहते हैं गुजराती में, ये जो डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट जिसके बारे में हमने पूरा बताया, जमीयत उलमाए हिंद ने इसके कुछ क्लोज को लेकर जो है वो सिर्फ एक अर्जी जो है वो हाईकोर्ट में दी है। यहाँ देखने वाली बात यह है कि ये पूरा कानून ही जो है वो देश को तोड़ने वाला कानून है। ये पूरा कानून जो है वो मुसलमानों को और हिंदुओं को एक दूसरे से व्यापार और घर बार और संपत्ति खरीद फरोख्त में ये बड़ा रोड़ा अटका रहा है। और रोड़ा तो ठीक है, लेकिन जो दिलों में जो नफरत है वो इससे बहुत ज्यादा बढ़ाई जा रही है। ये जो एक्ट है, मुसलमानों के खिलाफ एक हथियार के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। होना तो ये चाहिए था काज़मी साहब कि इस पूरे कानून को ही चैलेंज किया जाना चाहिए था हाईकोर्ट के अंदर, लेकिन जमीयत उलमाए हिंद ने इस पूरे कानून को चैलेंज नहीं किया। इसका सिर्फ एक क्लोज ये था, जब पिछले साल जो सरकार ने इसमें जो अमेंडमेंट किया, गुजरात की बीजेपी की जो रूपानी सरकार ने जो अमेंडमेंट किया, उसमें काज़मी साहब ये था कि मान लीजिए अपना ओखला थाना है, ओखला थाना मान लीजिए, क्योंकि दिल्ली के अलग अलग इलाके, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे के बता रहा हूं कि मान लीजिए ओखला थाना क्षेत्र है, ठीक है। उसके बाद आप थोड़ा आगे चले जाएं
तो अगर आप साउथ एक तो लाजपत नगर वहां पर अलग थाना पड़ जाता है। अब मानिए कि ओखला जो है वो पहले डिस्टर्ब्ड एरिया में डाला गया था क्योंकि वहां दंगे होते हैं। लाजपत नगर जो इलाका है उसको नहीं डाला गया था। तो लाजपत नगर में हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के मकान खरीद फरोख्त कर सकते थे। लेकिन जो गुजरात की जो सरकार जो नया इस कानून में जो कड़ाई की उसमें ये बात रख दी कि ओखला थाना क्षेत्र जो है, ओखला थाना क्षेत्र का जो आखिरी मकान सरिता विहार की तरफ अगर कोई कोई मकान पड़ता है वो भले आगे फिर लाजपत नगर थाने में लग जाता है। लेकिन इस कानून को ऐसा बनाया गया कि ओखला तो भले ही डिस्टर्ब एरिया एक्ट है लेकिन लाजपत नगर जो डिस्टर्ब एरिया एक्ट नहीं है। लेकिन जो ओखला थाने का जो आखिरी मकान है वहां से 500 मीटर का दायरा भी ओखला थाने में कहलाएगा, उसको भी डिस्टर्ब एरिया एक्ट माना जाएगा। यानी कि ओखला की आड़ में आप लाजपत नगर में भी आप जो इस तरह का कानून वो कर रहे हैं। सिर्फ इस क्लोज को जो है वो जमीयत ने चैलेंज किया है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जमीयत खुद ब खुद हाईकोर्ट में जाकर ये कह रही है कि भाई हमने आपके पूरे कानून को मान लिया है, बस इस क्लोज को हमने नहीं माना है। यानी आप 500 मीटर का दायरा छोड़ दें, बाकी अब डिस्टर्ब एरिया आप करें, उसमें हिंदू मुसलमान मकान एक दूसरे को नहीं खरीद सकेंगे, बेच सकेंगे, ये हमें मंजूर है। तो ये बात जो है वो बड़ा सवाल पैदा करती है काज़मी साहब, क्योंकि ये पूरा कानून, क्योंकि देखिए जब भी जो अच्छी सरकार होती है, जो दूरअंदेश का सोचने वाली जो सरकार होती है, जिसका नजरिया तभी दूर तक रहता है, वो सरकार या कोई भी सरकार हमेशा जो कानून होता है काज़मी साहब उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। वो कानून बिल्कुल साफ होना चाहिए, उसमें कोई गड़बड़ घोटाला या छुपा और इसी कोई चीजें नहीं होनी चाहिए। इसमें यह है कि गुजरात सरकार का जो ये कानून जो इसमें अमेंडमेंट जो किया है, अब आप सोचिए कि भाई आपने कह दिया कि इस थाने क्षेत्र के 500 मीटर तक के मकान जो है वो इसके अंदर आएंगे। अब उस 500 मीटर में आप कैसे उसको नापोगे, उसका माप आप कैसे लोगे? तो 500 किलोमीटर आप रोड टू रोड लोगे या गूगल मैप ऊपर के जरिए किस तरीके से आप करोगे? सरकार खुद इसको जो है वो नहीं कर पाई सही से। और फिलहाल जो है वो हाईकोर्ट ने जो अमेंडमेंट किया गुजरात सरकार ने, उस पर जो है वो हाईकोर्ट ने जमीयत उलमा हिंद की अर्जी पर जो है वो स्टे लगा दिया है कि आप अभी ऐसा नहीं कर सकते। यानी दूसरे जो इलाकों का अशांत धारा को जो शामिल करने का था उस पर जो है वो अभी स्टे लगा दिया है। दूसरा ये कि जिस तरीके से हमने पहले भी कहा कि ये सिर्फ एक खास समुदाय को, मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए, मुसलमानों को भूमि विहीन करने के लिए तमाम चीजें की जा रही है। ये बात हुई मुसलमानों की, हमने अपने पहले एपिसोड में कई ऐसे मामले बताए थे, वर्षा और कई ऐसे फ्लैट हैं पालड़ी वगैरह में, वहां पर ये तमाम चीजें हुई थी। काज़मी साहब देखिए, जब कोई कानून बनता है तो आप उसको सिर्फ एक समुदाय के लिए नहीं बनाएंगे, आप उसको हर चीज के लिए, हर समुदाय के लिए बनाएंगे। जैसा हमने बताया कि हिंदू भाइयों को भी बहुत बड़ा नुकसान होता है इस कानून से। एक मामला है, बीजेपी के एक एमएलए, बाबू जमुना उनका नाम, उन्होंने यहाँ से एसजी हाईवे एक इलाका है अहमदाबाद में, सरखेज गांधीनगर हाईवे उसे कहते हैं, वहां पर वैष्णो देवी सर्कल है, वहां पर एक कारगिल पेट्रोल पंप है, उसके करीब करीब आमने सामने उन्होंने एक मुसलमान से जमीन ली और वहां पर अपना एक बड़ा कॉम्प्लेक्स वगैरह उन्होंने बना दिया। जब ये किसी मुसलमान की जमीन लेकर, क्योंकि वो पावर में है, वो बीजेपी के नेता हैं, इसलिए उनके खिलाफ कुछ हो नहीं सकता। हैरानी की बात यह है काज़मी साहब, उस बिल्डिंग पर, उस कंस्ट्रक्शन पर हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि उसे तोड़ा जाए, लेकिन आज तक वो बिल्डिंग वहीं खड़ी हुई है। तकरीबन 4 से 5 साल हो चुके हैं, हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, उस मुसलमान से वो जमीन लिया आपने। एक और इसके साथ में यहाँ की जो सरकार है, रूपानी सरकार, एक और कानून लेकर आई, लैंड ग्रैबिंग एक्ट, उसमें भी सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाया गया। वो इस तरीके से काज़मी साहब, जैसे हमने आपको बताया था कि जो अहमदाबाद है उसके अंदर भी 2 शहर बसते हैं, एक जो है वो पुराना अहमदाबाद है जिसे हेरिटेज सिटी का नाम दे दिया गया है, और हेरिटेज सिटी के नाम पर मुसलमान जो है वो अपने मकान जो है वो 2 मंजिले से ज्यादा बढ़ा नहीं सकते हैं, मजबूरी में उन्हें जाना पड़ता है जुहापुरा। हमने आपके आखिरी कार्यक्रम में बात बताई थी। पिछले दिनों, एक हफ्ते पहले, जुहापुरा के अंदर कई 100 मकान जो है वो तोड़ दिए गए, कई बिल्डिंगें तोड़ दी गई और बताया ये गया कि सरकारी जमीनों पे बनाई गई थी। ये चीज को लेकर अब आप सोचिए कि जो आशियाना होता है वो एक गरीब का ख्वाब होता है। कई बेचारे गरीब ऐसे होते हैं जो अपने बीवी बच्चों के और अपनी बहुओं के जवेरात बेचकर जो वो मकान खरीदते हैं। उन्होंने मकान वहां बुक कराया, डुप्लेक्स बने हुए थे, फ्लैट्स बने हुए थे और तमाम मकान बनकर तैयार हो गए थे। 5-5, 6-6 मंजिले के मकान थे, बंगलो थे।
आखिरकार जब ये पूरा बन गया, जब वहां लोग रहने आने वाले थे, उस वक्त आकर जो है वो कई सौ बिल्डिंग, कई हजार मकान जो है वो तोड़ दिए गए पिछले हफ्ते। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जब वो 8 मंजिले की बिल्डिंग बनी, तब क्या सरकार को, म्यूनिसिपालिटी को, सरकारी अधिकारियों को क्या ये बात पता नहीं थी कि वहां बिल्डिंग बन रही है? अब जाकर आपने उस बिल्डिंग को तोड़ दिया। वहीं पर उसी जुहापुरा इलाके में लैंड ग्रैबिंग एक्ट जो है वो गुजरात सरकार एक कानून लाई, इसका भी सबसे ज्यादा इस्तेमाल जुहापुरा में किया जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि अहमदाबाद में आप मकान नहीं खरीद सकते हैं अपने पड़ोसी हिंदू का, इसलिए यहाँ का मुसलमान जाता है जुहापुरा में। लेकिन अब जुहापुरा को भी इतना ज्यादा वो कर दिया गया है कि वहां पर भी अब मुसलमान मकान न खरीद सकता है न कुछ कर सकता है, क्योंकि वहां की जो जमीनें हैं, काजमी साहब 1984 में किसी किसान ने जमीन बेची थी, वो किसान हिंदू था, किसी मुसलमान ने उस जमीन को खरीदा। 1984 का ये मामला है। लेकिन अब पिछले हफ्ते वो जमीन खरीदने वाले मुसलमान को गिरफ्तार कर लिया गया लैंड ग्रैबिंग एक्ट के मामले में। उस किसान को जाके उकसाया गया। ये आरोप लग रहे हैं कि जिस किसान ने अपनी जमीन बेच दी, कुछ लोग उसके पास जाते हैं, उसको उकसाते हैं, उसको प्रेशराइज करते हैं। ये अल्लाह जाने क्या होता है, क्योंकि ये सोचने वाली बात, हमने पहले भी कहा था कि यहाँ पर जो अशांत धारा का जो कानून है उसमें यही होता है कि कोई हिंदू भाई है बेचारा, उसको पैसों की जरूरत है, वो किसी से डर कर मकान नहीं बेच रहा है, उसको पैसों की जरूरत है। क्योंकि आप भी हैं काजमी साहब या मैं भी हूं, हमारा कोई मकान अगर कहीं बंजर पड़ा हुआ है तो हम भी यही सोचेंगे भाई हमारा मकान हम बेच देते हैं, हम किसी और इलाके में जाके अपनी प्रॉपर्टी खरीदेंगे और अपना काम कर लेंगे। तो किसी हिंदू भाई ने मकान बेचने के लिए निकाला, किसी मुस्लिम भाई से उसकी बातचीत हो गई, मकान की तमाम तैयारियां हो गई बेचने की। बेचने वाले को कोई तकलीफ नहीं है मेरे हिंदू भाई को, खरीदने वाले किसी मुसलमान को कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन वहां की कुछ शरपसंद अनासिर कुछ ऐसे होते हैं या कुछ हिंदू संगठन ऐसे होते हैं जो बीच में एक अर्जी डाल देते हैं, जो कलेक्ट्रेट में पहुंच जाते हैं और वहां जाके अर्जी दे देते हैं। ये ऐसे कई मामले हुए हैं कि हिंदू भाई बेचना चाहते हैं लेकिन नहीं बेच पा रहे हैं। दूसरा, ये भी मामले हुए हैं कि मजबूरी में डर कर कलेक्ट्रेट तक ये मामला न जाए, इस वजह से पावर ऑफ अटर्नी सिर्फ जो है वो इस पर हो जाती है। किसी मुसलमान ने हिंदू भाई का मकान खरीदा, उसकी रजिस्ट्री नहीं होगी, पावर ऑफ अटर्नी पे उस मुसलमान ने उस मकान का 35 लाख रुपए मेरे हिंदू भाई को दे दिया। ये भरोसा होता है, हिंदू मुस्लिम भले हैं लेकिन इस देश के रहने वाले हैं, एक दूसरे में ये भरोसा है अब भी कि वो जो मकान बेच रहा है, पावर ऑफ अटर्नी पे मुसलमान भाई ने मकान खरीदा, 35 लाख रुपए उस हिंदू भाई को दे दिए। उसके बाद में वो हिंदू भाई पहुंच जाता है कि भाई ये तो मेरा मकान आपने ऐसे ही जब्त कर लिया, आपने तो मुझे कोई पैसा नहीं दिया है। इस तरीके से मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। इसमें जो है काजमी साहब, माली तौर पर, इक्तिसादी तौर पर, दिमागी तौर पर, जहनी तौर पर मुसलमानों को बहुत ज्यादा जो है वो परेशान किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे हिंदू भाई भी इसका शिकार हो रहे हैं, उन्हें भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। काजमी साहब देखिए, ये गोदी मीडिया इसीलिए कहा जाता है कि जो मुद्दे होते हैं उस पर ये गोदी मीडिया बात नहीं करता है। ये जो शुरुआत जो हुई थी इसकी, जब इस मामले में ज्यादा जो है वो तूल पकड़ा, 2014 का मामला है। 2014 में प्रवीण तोगड़िया एक हिंदू इलाके में गए थे और वहां पर उन्हें किसी ने कहा कि भाई इस इलाके में 2 मुसलमान रहने आ गए हैं, तो हम उनका क्या करें। आप सोचिए, प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि इसके 2 ही इलाज हो सकते हैं। एक तो ये कि आप एक वकील से बात करें, आप उस मुसलमान के घर में जोर जबरदस्ती से घुस जाएं, उसका सामान उठाकर बाहर फेंक दें और बाहर बजरंग दल का बोर्ड लगा दें। ये तोगड़िया का बयान बाकायदा है। और दूसरा उन्होंने ये बताया कि दूसरा हमारे पास रास्ता यह है कि हम सरकार से बात करें और सभी इलाकों को डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट में शामिल कर लें। तो ये सरकार ने वही काम किया। पहले जो है वो कुछ इलाके जो है वो डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट में शामिल थे, लेकिन बाद में जो है वो पूरे अहमदाबाद को जो है वो इस डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट की जद में, आग में जो है वो, खाई में जो है वो झोंक दिया गया। ये एक मामला है। दूसरा, ऐसे कई मामले हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। एक मामला 1995 में एक LIC के अधिकारी थे, मुसलमान थे, उन्होंने पालड़ी इलाके में 1995 में एक मकान खरीदा था। उस मकान में वो कभी रहने नहीं जा पाए क्योंकि हरेन पांड्या, जो मरहूम जिनकी हत्या हो गई और काफी सवाल उस पर उठे थे, वो जो हरेन पांड्या वो अपना पहला चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे पालड़ी इलाके से। आप सोचिए कि हरेन पांड्या ने, बीजेपी के वो नेता ने, अपनी राजनीति की जो शुरुआत है
वो उससे की थी कि हमारे इलाके में एक मुसलमान ने मकान खरीद लिया है, इसको लेकर उन्होंने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने अपना पूरा चुनाव लड़ा था। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि बीजेपी की राजनीति जो है वो किस तरीके से इस मामले पर आगे बढ़ रही है। और इसीलिए खदशा हमें इसी बात का है कि जिस तरीके से गुजरात को जो नफरत की आग में झोंक दिया गया है, न करे अल्लाह कहीं पूरे मुल्क को जो है वो इस तरीके से पूरी नफरत की आग में लोग झोंक रहे हैं एक के बाद एक के बाद एक, तो यकीनन आने वाले वक्त में जैसे मैंने कहा कि पार्लियामेंट में भी यह कानून जरूर नरेंद्र मोदी लेकर आएंगे, क्योंकि जो गुजरात मॉडल उनका असली है वो यही गुजरात मॉडल है कि हिंदू मुसलमान जो है वो एक दूसरे के साथ में प्यार से ना रहें। जहां थोड़ा बहुत प्यार बचा भी है वो इन लोगों को हजम नहीं हो रहा है, और इसीलिए जो इस तरह की पूरी राजनीति की जा रही है। अच्छा, बड़ौदा का एक वाकया सामने आया था, वो क्या कुछ था? बड़ौदा में कहीं कोई सोसाइटी, उसका कोई दरवाजा मुसलमानों के एरिया की तरफ था, वो क्या चीज थी? बड़ी हैरत की बात है काजमी साहब, देखिए तो हो गया डिस्कवरी एक्ट और मकान खरीदने की तो बात समझ में आती है। बड़ौदा के अंदर, जिसे वडोदरा कहते हैं, वडोदरा के अंदर एक सोसाइटी है, काफी बड़ी सोसाइटी है। उस सोसाइटी का एक जो दरवाजा है वो किसी मुस्लिम इलाके की तरफ पड़ता है। उस दरवाजे को बंद कर दिया गया और ये कहा गया कि यहाँ पर मुस्लिम बस्ती है, इस वजह से इस दरवाजे को बंद किया जाए, यहाँ को हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये जो मामला है ये हाईकोर्ट में भी पहुंचा हुआ है, कोर्ट में भी ये मामला चल रहा है। तो आप सोचिए काजमी साहब, आपको एक और मैं बात बताता हूं, जिस तरीके से बीजेपी की सरकार जो बात कहती है कि भाई मुसलमान इलाकों से हिंदुओं को भगाया जाता है डरा धमका कर, इस वजह से ये कानून लाए हैं, ये बात ही कहते हैं। काजमी साहब, पालड़ी के अंदर जो 92 के जो दंगे हुए, 2002 के जो दंगे हुए, 85 के जो दंगे हुए, उसके बाद कई ऐसी बड़ी बड़ी बिल्डिंग थे, 8-8, 9-9 मंजिले की बिल्डिंगें हैं, वहां से मुसलमान मकान बेच बेच कर भाग गए। वो मकान हिंदू भाइयों ने खरीदे। क्यों उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई? क्यों उनके खिलाफ किसी ने कुछ आवाज नहीं उठाई? यानी कि ये जो तमाम कानून है ये सिर्फ मुसलमानों के लिए है। बड़ौदा के अंदर, वडोदरा के अंदर कई ऐसी मुस्लिम बस्ती है, कई ऐसी मुस्लिम सोसाइटी है, कई ऐसे मुस्लिम फ्लैट्स हैं जहां पीछे का हिस्सा या एक गेट जो है वो हिंदू इलाकों में होता है, लेकिन आराम से वहां पर मुसलमानों का, हिंदुओं का आना जाना सब कुछ रहता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि बीजेपी की जो राजनीति है वो इसी से फलती फूलती है, क्योंकि अब जो है वो यहाँ पर म्यूनिसिपालिटी के चुनाव हैं, तो यकीनन ऐसे जो मामले हैं इन मामलों को और ज्यादा जोर दिया जाएगा और बाकायदा जो है वो इसके लिए जमीन जिहाद नाम दिया जा रहा है यहाँ पर। और हमने जैसे बताया जो लैंड ग्रैबिंग एक्ट जो बनाया गया है, इसका इस्तेमाल, आप सोचिए कोई कानून बनता है तो किसी राज्य में अगर कानून बना है तो राज्य के हर हिस्से में उसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए, लेकिन लैंड ग्रैबिंग एक्ट जो बना उसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ जुहापुरा इलाके में किया गया। आखिर क्या वजह? क्या आप ये बताना चाहते हैं कि सिर्फ जुहापुरा में सारे सब कुछ गुनाह है? कई इलाके, जैसे हमने बताया बाबू जमुना का, जो हमने आपको बताया बीजेपी के नेता का, मुसलमान से उन्होंने जमीन खरीदी, हाईकोर्ट में केस भी हुआ, वो मुसलमान उस केस को जीत भी गया, कोर्ट ने कहा कि उसको तोड़ दिया जाए, नहीं तोड़ा गया। दूसरा एक और बात आप देखिए, गुजरात सरकार की सबसे अहम बात ये कि जब हाईकोर्ट ने, गुजरात सरकार ने जो अमेंडमेंट किया इस कानून में, जमीयत उलमा हिंद की अर्जी पर इस पर स्टे लगा दिया गुजरात हाईकोर्ट ने। तो जब स्टे लगाती है हाईकोर्ट तो काजमी साहब, सरकार के पास में दो ऑप्शन इसमें रहते हैं कि सरकार इसे लेकर या तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर चैलेंज करे इसे, या फिर फौरन जो है वो नोटिफिकेशन जारी करे और रजिस्ट्रार ऑफिस में ये बात कहे कि भाई इस पर फिलहाल रोक लगाई गई है, इसलिए जो मकान जो खरीद रहे हैं उसकी रजिस्ट्री जो है वो की जाए नॉर्मल तौर पर। हाईकोर्ट के कानून के ऑर्डर के बावजूद, फैसले के बावजूद गुजरात सरकार की तरफ से और रजिस्ट्रार की तरफ से इसमें जो है वो यहाँ पर खिलाफ वर्जी की जा रही है अदालत की। रजिस्ट्रार जो है अब भी उसी अमेंडमेंट कानून का हवाला देकर अब भी रुकावट पैदा कर रहे हैं। जब रजिस्ट्रार को कहा जाता है कि भाई हाईकोर्ट ने तो ये ऑर्डर दिया, देखिए हाईकोर्ट का ऑर्डर है, तो रजिस्ट्रार साहब कह देते हैं भाई हमको सरकार में से तो हमें कुछ अभी तक कुछ इसका नोटिफिकेशन आया नहीं है, इसलिए हम तो इसी पर काम करेंगे। तो आप ये सोचिए कितना ज्यादा यहाँ पर आना, हाईकोर्ट को भी ये सरकार कुछ नहीं मानती है। तो ऐसे में अर्नब गोस्वामी का जो चैट आया था कि जजरों को खरीद लो और ये तमाम चीजें, तो ये तमाम चीजें मुल्क की आवाम को, मुल्क के बाशिंदों को, और सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं, जो मेरे हिंदू भाई भी, हर मजहब के जो दानिश्वरान हैं, उनको इस बारे में सोचना चाहिए कि आखिरकार असली गुजरात मॉडल क्या है। क्या आप चाहते हैं कि ये गुजरात मॉडल पूरे मुल्क में लागू हो और पूरा मुल्क बर्बाद हो जाए?
तो इसके जरिए वो आपने बिल्कुल बहुत ही अहम बात कही, और इस सब में जो मुझे समझ में आ रहा है कि वो पुराने अहमदाबाद को हेरिटेज सिटी कह करके वहां से कोई तामीर नई नहीं हो सकती, 2 मंजिल से ऊपर नहीं बन सकता। वहां से मजबूर होकर के जोहापुरा में मुसलमान जाते हैं, वहां दूसरा कानून ला करके उनसे वापस जमीन एक तरह से छीन ली जाती है, मकान गिरा दिए जाते हैं। तो ये अपने ही मुल्क में, अपने ही शहर में अपने आप को अकेला महसूस करेंगे, जाहिर है। अपने आप को एक तरह से गैर मुल्की महसूस करने लगे, क्या कुछ महसूस करने लगे। ये एक अजीब सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी डालने का काम किया जा रहा है, और ये पूरे मुल्क में होगा, ऐसा आपको अंदेशा है, खदशा है। बिल्कुल। अब मैं आता हूं वापस मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ। जो जमीयत उलमा हिंद ने किया, कानून के एक हिस्से को कम करा करके उन्होंने वाहवाही ले ली होगी, और कुछ आरएसएस और बीजेपी से जुड़े हुए कहीं ना कहीं उर्दू अखबार या मुस्लिम जर्नलिस्ट ने उसकी तारीफ भी बहुत कर दी होगी, मुझे अंदाज है इस बात का। मैं आपको बताऊं कि जमीयत उलमा हिंद को मैं नाम लेकर के इसलिए कह सकता हूं कि अदालतों के ऑर्डर्स मौजूद हैं। और मैं आपको, अपने दर्शकों को एक केस याद दिला देता हूं, जर्मन बेकरी केस पुणे वाला, जिसमें हिमायत बेग के खिलाफ 5 डेथ सेंटेंस और तकरीबन इतनी ही लाइफ इम्प्रिजनमेंट, यानी कारावास जो जिंदगी भर की होती है, वो सब उसके खिलाफ थी लोअर कोर्ट्स की तरफ से, और वो एक तरह से फांसी का इंतजार कर रहा था। उस बीच में महमूद प्राचा वकील उसमें आते हैं, उन्हें बुलाया जाता है। जमीयत उलमा की खास तौर पर महमूद मदनी वाला जो सेक्शन है, वो उन्हें हायर करता है या उनसे काम लेता है, और उस शख्स ने ये तमाम डेथ सेंटेंसेस खत्म करा दी मुंबई हाई कोर्ट जाकर के। लाइफ इम्प्रिजनमेंट तो एक बची किसी टेक्निकल वजह से। मुझे इस बात को बताते हुए अफसोस भी होता है, और इनका पर्दाफाश करना जरूरी भी है, हम लोगों की यह जिम्मेदारी है। जिस दिन इतनी बड़ी कामयाबी मिली, उसी दिन उनको तमाम केसेस से हटा दिया गया, जमीयत उलमा हिंद की तरफ से, खुद महमूद मदनी की तरफ हटा दिया गया। मतलब जी, यानी उस दिन उनको इनाम का दिन था, उनकी अप्रिसिएशन होनी चाहिए थी, उसके बिल्कुल बरखिलाफ उनसे सारे केसेस वापस ले लिए गए। ऐसा लगा जैसे किसी खुफिया महकमे के बड़े आदमी ने उनको फोन किया कि इस आदमी को हटाओ, ये तो सारे केसेस खराब कर देगा। और जमीयत ने कुछ बताई होगी काज़मी साहब, इसे क्यों हटाया जा रहा है, क्या कुछ पता चला इसके बारे में? बस वो ये बहाना दिया गया कि ये टाइम नहीं दे पाते, लेकिन उसी दिन अलग हटाना बहुत बड़ी बात है। और TwoCircle.net पर उनकी वो उसी दिन की एक स्टोरी बाकायदा मौजूद है, जो हमारे व्यूअर्स हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि इन नाम निहाद लीडरों की हकीकत ये है, जो सुप्रीम कोर्ट के अयोध्या फैसले से कुछ दिन पहले आधी रात में जाकर के मिलते हैं, जो बेगुनाहों की मदद करने के बहाने उनकी कुछ लोगों की बेल करा करके डंके बजवाते हैं अपनी तारीफ के, उनके खिलाफ गलत मुकदमे थे, वो मुकदमे खत्म नहीं कराए जाते, क्योंकि उसमें चंदे का एक बहुत बड़ा करोड़ों रुपए का धंधा है उन लोगों का। तो ये है हमारे इन लीडरों की हकीकत। मैं तो अक्सर कहता हूं कि RSS का, उर्दू अखबार दैनिक जागरण का, हमारे नॉर्थ इंडिया में वो उनको हर दिन फ्रंट पेज छापता है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि नकली लोगों को लीडर बनाना दुश्मनों की चाल होती है, और यहां भी ये नकली लोगों को लीडर बनाने का इंतजाम है कि ये इन्होंने अहमदाबाद के लिए, इस कानून के लिए एक अर्जी दी छोटी सी, और उसमें वो स्टे भी करा लिया, और उसमें समझेंगे जैसे कामयाबी मिल गई, लेकिन असल मसला तो हल नहीं हुआ, असल इशू तो हल नहीं हुआ। तो ये है हमारे नाम निहाद मुस्लिम लीडर्स की हकीकत, जिनके तार दूसरी तरफ मिले होते हैं और इधर की वाहवाही लेते हैं। मुझे इस बात को बता, और अक्सर लोग इसी तरह के हैं, अक्सर लोग इसी तरह के हैं। आप समझ लें, मैं अपने दर्शकों से ये बताना चाहता हूं, मैं अपने मामला साहब, क्योंकि अक्षरधाम कांड में मुफ्ती अब्दुल कय्यूम जी ने जो फांसी की सजा सुनाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो है वो बाइज्जत बरी हुए, वो तो उनका केस जमीयत उलमा ने लड़ा था।
तो सभी तो ऐसा नहीं, लेकिन हाँ कुछ कुछ किस्सों में मैं मान सकता हूँ कि ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि प्राचा साहब का आपने जो मामला बताया, मैं खुद ये सुनकर काफी हैरत में हूँ कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है कि इनाम का दिन था, उन्होंने नहीं, कितना अच्छा मैं और मैं इससे और आगे बताता हूं। जो एक्यूज, मिसाल के तौर पर किसी मुकदमे में 4 एक्यूज हैं, 3 एक्यूज हैं उनके वकीलों के हाथ, जो जमीयत उलमा या जमात इस्लामी के वकील खड़े हुए हैं। 1 एक्यूज है महमूद प्राचा के पास। ये ब्लैक एंड व्हाइट में कोर्ट ऑर्डर्स में पब्लिक डोमेन में है, मैं इसलिए बता रहा हूं। ये कोई अदालत की अवमानना नहीं है। जिस झूठे गवाह को झूठा साबित करते हैं महमूद प्राचा, उस गवाह को क्रॉस नहीं करते जमीयत उलमा के वकील। यानी ये कह देते हैं कि जो कुछ सरकार इल्जाम लगा रही है वो उसे कबूल करते हैं। इन लोगों की हकीकत ये है, ब्लैक एंड व्हाइट में कोर्ट ऑर्डर्स हैं, कोई भी दुनिया में बैठ करके उन केसेस को एनालाइज कर सकता है और इनके वकीलों की और इनकी खुद की हकीकत सामने आ सकती है। आपका अंजाम गुलिस्तान क्या होगा काजी साहब? ये जो लीडर ही जब इतने बड़े मुनाफिक होंगे तो उस कौम को क्यों नहीं बार बार जगह जगह दलील होना पड़ेगा, क्यों नहीं परेशानी से गुजरना पड़ेगा, चाहे वो मुंबई वाली टीम हो उनकी या कहीं और हो। उनका असल चेहरा यही है जो मैं बता रहा हूं, और ये ब्लैक एंड व्हाइट में कागजों पर मौजूद है। जिस किसी को समझना हो वो महमूद प्राचा वकील के पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स देख सकता है, कागज मौजूद हैं। हमारी दुआ है सर्कल का नहीं, काजमी साहब मैं चाहूंगा कि जो ट्रू सर्कल की आप जो बात कर रहे हैं, अगर आपके पास में वो लिंक हो तो आप उसे सर्च कर सकते हैं। मैं ये जब आपसे बात कर रहा हूं तो अपने जो दर्शक हैं उनसे भी बात कर रहा हूं। आप गूगल पर सर्च कीजिए जमीयत सेक्स SACKS प्राचा, आपको वो स्टोरी ट्रू सर्कल की सामने आएगी और उसमें इतनी मज़हका खेज बात मिलेगी कि प्राचा पर यह भी इल्जाम के तौर पर लिया गया कि जिस पर इल्जाम लगाया जाता है उस पर चार्ज फ्रेम नहीं होने देते। ये भी एक उनके अगेंस्ट इस्तेमाल किया गया जो कि इनके हक में है। जी 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 जी। तो इस किस्म के लोग हमारे नाम निहाद लीडर हैं जिन्होंने आपको भी एक तरह से अहमदाबाद पहुंच करके भी डंक मारा है मुसलमानों को। मैं इसे डंक मारा इसलिए कह रहा हूं कि ये दूसरों की लाइन पर ही काम करने वाले लोग हैं, असल में मुसलमानों के लीडर नहीं है। और ये बड़ी रकम चंदों की शक्ल में, इनकी जाती जिंदगियां देखिए, क्या कुछ इनके पास नहीं है, कौन सी ऐसी फैक्ट्रियां, कौन से ऐसे कारोबार चल रहे हैं। बहरहाल सभी को इस पर गौर करने की जरूरत है। और दर्शकों में जो मुसलमान नहीं भी हैं, मुझे इस बात का यकीन है कि हुकूमतें और एजेंसियां हर कम्युनिटी में इसी तरह के मुनाफिक लोगों को पालती हैं ताकि उनके एजेंडे पर काम कर सकें, चाहे वो दलित हो, चाहे कोई और भी हो, चाहे कोई और भी हो। सबको अपने अपने लीडर्स पे नजर रखने की जरूरत है कि आखिर वो क्या कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब साहिल कुरैशी साहब, आपने गुजरात के बारे में बहुत कुछ बताया और हमारे दर्शकों के लिए इसमें बहुत कुछ इंफॉर्मेशन है। और हिमायत बेग वाले केस का मैंने जो बताया वो बहुत आसानी से सर्च कर करके लोग देख सकते हैं और इन अपने नकली लीडरों की हकीकत समझ सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।